एक नया एसएमई आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है बेसिलिक बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो। ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में खुला हुआ रहेगा और इसका जो लिस्टिंग हो जाएगा 13 सितंबर को हो जाएगा। कंपनी ने प्राइस रखा है 97, कट ऑफ प्राइस है। बाकी इस कम 1200 का लॉट साइज है, तो आपको एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए 1,16,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। अब यहाँ पे कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 66 करोड़ रुपए उठाएंगे, जिसमें 60 करोड़ कंपनी के पास जाने वाले हैं और 5.6 करोड़ के आसपास में जो पैसे हैं वो जो ऑलरेडी प्रमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी वीएफएक्स सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे छोटी बड़ी मूवीज़ बनती रहती हैं, अगर उनको वीएफएक्स की सर्विसेज चाहिए, जैसे वीएफएक्स क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग मूवीज़ के अंदर में देखते हैं जो कि कैरेक्टर हमको लगता है कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको कंप्यूटर के तरीके से बनाया गया है, किसी तरीके से डिज़ाइन करके छोटा बड़ा मॉडल बना के उस तरीके से कैमरे के इफेक्ट और कंप्यूटर के अंदर इफेक्ट डाल के बनाया गया है, तो वो होती है वीएफएक्स सर्विस। सो उसमें काफ़ी सारे कैमराज, सेटअप्स, पेंटिंग, डेंटिंग, छोटे मोटे मिनिएचर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट्स लगते हैं। वो जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड बनाने में और जो डिजिटल वर्ल्ड होते हैं उसमें दोनों में माहिर होते हैं। वो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर माहिर है कंप्यूटर के अंदर में, वो वहाँ पे फिजिकल लेवल में भी माहिर है। वो अलग अलग आर्टिस्ट हैं, बट सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिससे वीएफएक्स क्रिएट होता है। एक अलग दुनिया क्रिएट होती है स्क्रीन के ऊपर में, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। सो उसको हम बोलते हैं वीएफएक्स, राइट। तो अब यहाँ पे कंपनी के आसपास, कंपनी के अंदर में आज के अंदर 500 से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं, मतलब आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट और सभी मिला के, एम्प्लॉयज़ वगैरह मिला के। आज के दिन कंपनी इंडिया में भी ऑफिस है, लंदन में भी है और कनाडा में भी है, वैंकूवर में। और अगर दूसरा अगर देख लेते हैं, कंपनी इस आईपीओ के थ्रू पैसे जो उठाना चाह रही है, वो उठाना चाह रही है लगभग 230 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है, कि मेरी कंपनी की आज के दिन वैल्यू है 230 करोड़ रुपए, और उसी हिसाब से मैं आपसे पैसा मांग रही है, तो कंपनी हमसे उसी हिसाब से पैसा मांग रही है। तो 97 का प्राइस है। प्राइस को देख के मत जाइए, कंपनी वैल्यू क्या लगा रही है उस पर जाइए। सो टू मतलब 230 करोड़ रुपए को जस्टिफाई कर रहा है ये आईपीओ या नहीं कर रहा है, उसकी बात अगर कर लेते हैं हम लोग। तो कंपनी की अगर अर्निंग्स को देखते हैं तो यहाँ पे एसेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़े हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के आज के दिन जो प्रमोटर बन के बैठे हैं, उन्होंने और पैसा लगाया, जिसकी वजह से कंपनी के जो एसेट्स हैं वहाँ पर बढ़ा है, शेयर कैपिटल बढ़ा है। कमाई करके इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है, उन्होंने पैसा लगाया। रेवेन्यू यहाँ पे 25 करोड़ थे, उसके सीधे के सीधे 80 करोड़ के लगभग पहुंच गए। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू में इंक्रीज आया है वो लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा आया है। ठीक है, मतलब उछाल हुआ है, मतलब इनको काम मिला है, 3 गुना से भी ज़्यादा पैसों का काम मिला है पिछले साल के मुकाबले। 90 लाख रुपए पिछले साल सारे सब कुछ खर्चा निकालने को लेकर कमा लिया था इन्होंने। इस साल इन्होंने 27 करोड़ रुपया कमा लिया है। तो यहाँ पे हम लोग अंदाजा मान के चल रहे हैं कि ये जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर इनके पास में जो रिसोर्सेज है उनकी कॉस्टिंग तो फिक्स है। बाद में उनसे जो काम करवाना है वो जितना काम करवाना है करवाओ। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस इन्होंने ले रखा है, उस ऑफिस की कॉस्ट तो फिक्स है, रेंट तो फिक्स है। अब उस ऑफिस के अंदर में आप कैपेसिटी है 50 लोगों की, आप उसमें 5 ही लोगों से काम करवाओगे तो वो तो आपकी गलती है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे खासे तरीके से उसको काम लिया, तो कॉस्टिंग सेम रहेगी, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स बढ़ गए। ठीक है, तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। नेटवर्थ जो है कंपनी की 3 करोड़ से सीधी की सीधी 31 करोड़ रुपए पहुंच गई। ये हो, एक तो शेयर कैपिटल बढ़ा, कंपनी में और इन्वेस्टमेंट किया इनके प्रमोटर्स ने, दूसरा कंपनी ने प्रॉफिट्स किया 1 साल के अंदर में, उसकी वजह से नेटवर्थ यहाँ पर बढ़ गई है। रिजर्व 14 करोड़ के हैं और बोरोइंग आज के दिन 4 करोड़ के लगभग की है। सो कोई इश्यू है नहीं वहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हमने जैसे आरएचपी को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमें कुछ देखने को मिले जिनको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। कुछ इश्यूज वो क्या थे, जैसे इनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे पुणे वाला या फिर चेन्नई वाला, हैदराबाद वाली जो इनके ऑफिसेज हैं, वो उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लगभग अगर हैदराबाद ऑफिस की बात करते हैं तो साल का 1.5 करोड़ रुपया खर्चा है, क्योंकि वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी टाइप से पुणे में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, इस टाइप ऑफिस हैं इनके, और दूसरे लंदन में ऑफिस है, वैंकूवर में ऑफिस है। अब लंदन वाला जो ऑफिस है या फिर वैंकूवर वाला, वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 2 आदमियों की है, 30 लाख किराया है। मतलब इनकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर कल को इनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि 25 करोड़ का रेवेन्यू है, वहाँ पे सिर्फ 90 लाख का ही लॉस, मतलब प्रॉफिट कर पाए, नेट प्रॉफिट। अगर ये 20 करोड़ का रेवेन्यू रह गया ना, तो ये लॉस में रहेंगे। तो ये ब्रेक इवन है 25 करोड़ के आसपास में इनका। आज के हिसाब से जितना बड़ा आज है ऑफिस, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। कल को अगर और बड़ा हो जाता है तो इनका ब्रेक इवन और भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी के आईपीओ में जो पैसा उठा रहे हैं 60 करोड़ के आसपास में, ये बोल रहे हैं कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने ऑफिसेज को और ज़्यादा, जो कि बाहर के ऑफिसेज हैं उनको भी और इंडिया में जो ऑफिसेज हैं उनको भी। और जो स्टूडियो फैसिलिटी है हैदराबाद और सालेम में, वहाँ पर और उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ पर कुछ खर्चा करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पैसा मांग रहे हैं आपसे। तो कल को इनकी फिक्स्ड कॉस्ट और बढ़ जाएगी, राइट। अब 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आर्टिस्ट इनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी भी हर साल फिक्स्ड ही है वो भी। और जो मैनेजमेंट है वो खुद भी फीस ले रही है, खुद भी तो सैलरी ले रहा ही रहा है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन हमारे मन में आया कि जो इन्होंने इस साल सेल की है 80 करोड़ की, उसके ऊपर में 19 करोड़ का तो इन्होंने उधारी पड़ा है, मतलब वो पैसा सर्विस तो चली गई है बट आया नहीं है पैसा, जैसे यहाँ पे ये देख पा रहे हैं
19.66। पिछले साल से 36 लाख का उधारी था, इस साल 19 लाख का। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि आईपीओ लेके आने के हिसाब से यहाँ पे सेल को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की गई है क्या, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल दिखाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखाए जा सकें। क्योंकि अगर फालतू की अगर फेक रिसिप्ट्स काटी गई हैं तो फिर प्रॉफिट्स दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर कंपनी के जो कैश आया है पूरा प्रॉफिट्स निकालने के बाद में वो 4 करोड़ के लगभग ही आया है। 28 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 4 करोड़ ही कैश आया है। बाकी बाकी आधा तो 19 करोड़ तो उधारी में चला गया, बाकी वर्किंग कैपिटल में खर्चा हो गया, और चीज़ों में खर्चा हो गया, बहुत सारा खर्चा 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 खर्चा। पैसा कितना है? 4 करोड़। कमाए कितना? 28 करोड़। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में तो 28 करोड़ दिखाना है और असलियत में आया है 4 करोड़ पैसा खाते में। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं और चीज़ों को, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और इशू दिखाई देता है, वो है कि कंपनी के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर में कुछ खतरे छा सकते हैं। कौन कौन से खतरे छा सकते हैं? पहला खतरा तो ये छा सकता है कि एआई जो आ रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी जॉब आने वाले टाइम में जा सकती है। सारों की नहीं जा सकती, कुछ एक्सपर्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगे जो कि एआई का साथ ले लेंगे, तो उनकी नहीं जाएगी, ऑफ कोर्स की बात है। बट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, वो खुद ही जब एआई की मदद से वो काम कर पाएंगे तो वो आपको क्यों देंगे प्रोजेक्ट्स? क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट बेसिस पर ही काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन लाइन में तो हो नहीं, राइट? तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कल के फ्यूचर को लेकर के। दूसरी चीज़, इस साल इनको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स मिले हैं मार्वल्स वगैरह इनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस बार बनाए हैं। आने वाले फ्यूचर में भी वो बहुत सारे बनाने वाले हैं, और आने वाले जो फिल्में हैं वो मोस्टली ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहेगा, बट कंप्यूटर का काम ही ज़्यादा रहने वाला है। तो उसी फील्ड में ये लोग हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे अगेन आ जाती है कि एआई की मदद से वो खुद ही वो काम कर लेंगे, आपको क्यों देंगे? आप पता है कि वो चीज़ें बढ़ेगी, आपकी जो काम करे उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट वो एआई खुद ही कर लेगा। अगर आप प्रोडक्शन लाइन में चले जाते हैं तो बात दूसरी है, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर है जो इस कंपनी का, उसके ऊपर में थोड़ा सा सवाल है। एक तो एक्सपेंडिचर की वजह से, दूसरा कंपनी जो सेल कर रही है उसमें उधारी की वजह से, तीसरा कंपनी के ऊपर में जो एआई की वजह से खतरा है उसकी वजह से। तो ये कुछ मेरे थोड़े से फ्यूचर को लेकर के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, जो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। हाँ, बट आज के दिन अगर आप लोग देखेंगे इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो 144% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है, 144%। ये मायने रखता है। और ये किस बेसिस के ऊपर चल रहा है? ये इस बेसिस पे चल रहा है 87% रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तो अगर इसी टाइप से अगर ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ मेंटेन रखती है तो जो वैल्यू कंपनी आज के दिन मांग रही है उसको अचीव कर लेगी 2 ढाई 3 साल के अंदर में ही। सो ऐसा पहले भी देखा गया है, जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी जिनकी अच्छी होती है और जो वो वैल्यू मांगते हैं, वहाँ तक अगर वो अगले 3 4 5 साल में भी पहुँच जाए तो उसका लिस्टिंग गेंस देखने का उन कंपनी से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। यहाँ पे ये 2.5 3 साल में अचीव कर लेगी, तो यहाँ पे इनका जीएमपी जो है 144% ऊपर चल रहा है, मतलब डबल से भी ज़्यादा चल रहा है। 1.5 गुना से भी ऊपर खुलने की उम्मीद है आईपीओ की। मगर आईपीओ के खुलने के बाद में कैसा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर सवाल है, क्योंकि उसके बाद में बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये आज के दिन वैल्यू लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं 230 करोड़ की, 1.5 गुना ऊपर खुल गया तो ये लगभग हो जाएगा 500 करोड़ के आसपास में, 500 करोड़ को भी अचीव मतलब क्रॉस कर जाएगा। और आज के दिन जो इसका कॉम्पिटिटर है फैंटम, उसकी खुद की 621 करोड़ की है, और इससे पुराना है फैंटम, 2016 का वो इनकॉर्पोरेटेड है। मतलब फैंटम वैसे तो बहुत पुराना है, बट फैंटम डिजिटल इफेक्ट वाली जो कंपनी है ये अब नहीं है। फैंटम तो पुराना है ना, वो भी यही काम कर रही है, और उसकी खुद की मार्केट कैप 621 करोड़ की है। अब हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि 621 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन है फैंटम कॉम्पिटिटर की। और अब ये जो जीएमपी इतना ऊपर क्यों चल रहा है उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि फैंटम की जो इस साल सेल हुई है वो 58 करोड़ की हुई है, जबकि इस कंपनी जो आईपीओ लेकर इसकी सेल हुई है 78 करोड़ की हुई है। तो जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसकी सेल कम हो रही है उसकी वैल्यूएशन 621 करोड़ चल रही है, तो जिसकी सेल 78 करोड़ हो रही है उसकी 230 करोड़ क्यों भाई? उसके तो हिसाब से तो 800 करोड़ होनी चाहिए। मायने रखता है, मतलब ये चीज़ बिल्कुल मायने रखती है। इसीलिए जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो इतना ऊपर चल रहा है कि एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो इतना ऊपर चल रही है कम सेल करके, तो फिर हम तो ज़्यादा सेल करके तो कहाँ जाएंगे, राइट? दूसरा, फैंटम का जो पी रेशियो है वो है 38 का, और इसका जिस हिसाब से अर्निंग किया है 27 करोड़ का, तो इसका जो पी रेशियो आ जाता है वो आ जाता है कितना? 8 के आसपास में, 8। अगेन ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। सेकंड, पीबी रेशियो इसका जो आ जाता है 31 का, यहाँ पर नेटवर्थ है और वो वहाँ पर है, तो अगेन वो अगेन कितना आ जाएगा? वो और भी नीचे चला जाएगा। वो 7 के आसपास में बैठा है, पीबी रेशियो 7 के आसपास में और पी रेशियो 8 के आसपास में बैठा है। और फैंटम का अगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो वो 38 और 14, ये भी एक बड़ा रीजन है।
तो लिस्टिंग गेन्स इस कंपनी के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही भयंकर तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और इसमें मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में जो अप्लाई होने वाली हैं जो फाइलें, बहुत ज़्यादा लगने वाली हैं बेस्ड ऑन द कंपटीशन की फैंटम के बेसिस पे भी, और दूसरा इस पिछले साल में इन्होंने क्या किस तरीके से कमाई की है उसके बेसिस पे। बट फ्यूचर के जो रिस्क हैं वो मेंटेन रहेंगे, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है वो रहेंगे। सो फाइनली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में अभी आज के दिन इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लग रहा लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से हम लोग आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली दैट्स आवर ऑल एडवाइजेस एंड सी यू टुमारो।